अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी टाइट्रेशन क्विज का पहला एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो सी ऑप्शन इज द राइट वन। टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सोल्यूशन इज द प्राइमरी पर्पस और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टाइट्रेशन। कि हम टाइट्रेशन की मदद से ये दो सोल्यूशन होते हैं हमारे पास, एक नॉन सोल्यूशन कंसंट्रेशन जिसकी होगी, एक अननोन सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन अननोन होगी। तो अननोन कंसंट्रेशन को हम नॉन कंसंट्रेशन की मदद से फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन एन एसिड बेस टाइट्रेशन द पॉइंट एट विच द एसिड हैज कंप्लीटली रिएक्टेड विद द बेस। वो पॉइंट जिस पे एसिड और बेस बिल्कुल कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, दैट वन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उस पे आपकी एसिड की कंसंट्रेशन या बेस की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, कलर चेंज होगा, दैट वन इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। तो जहां पे कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए उस चीज को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। Which of the following indicators would be suitable for a titration between a strong acid and a weak base? Weak base और strong acid के लिए हमारे पास जो best indicator है, that one is the methyl orange. Strong base के लिए हम यूज करते हैं phenolphthalein, weak base के लिए हम यूज करते हैं methyl orange. Then अब है आपके पास, if 25 ml of 0.1 molar NaOH is required to completely neutralize 50 ml of HCl, what is the concentration of the HCl? तो इसको आप सॉल्व करोगे by using the formula M1 V1 is equal to M2 V2। और उसके बाद आपने M1 आपको दिया गया है, तो आप बेस को रख लोगे, M1 V1 बेस की चीजें होंगी और HCl जो होगी M2 V2 होगी। तो M1 आपको दिया है 0.1 मोलर, उसका V1 आपको दिया हुआ 25 ml। देन आप M2 आपने कैलकुलेट करना है और V2 आपको दिया होगा 50 ml। जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन, दैट इज 0.05 मोलरिटी। ड्यूरिंग टाइट्रेशन व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्विल द सोल्यूशन। जब आप टाइट्रेशन करते हो, ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज आपका टाइट्रेंट आ रहा होता है, तो आप कंटिन्यूस नीचे वाले टाइट्रेंट को हिला रहे होते हो। उसको इसकी रीजन क्या होती है कि आप कंटिन्यूस उसको क्यों स्विल करते हो? द रीजन इज द टू इंश्योर इवन मिक्सिंग ऑफ द टाइट्रेंट एंड द सोल्यूशन के आपकी टाइट्रेंट और टाइट्रेंट की इवन मिक्सिंग हो जाए, वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए, आपका इक्विवेलेंस पॉइंट उसी पॉइंट पे आए जहां वो होना चाहिए। Which piece of laboratory equipment is primarily used to deliver the titrant in a titration? टाइट्रेंट को आप हमेशा ब्यूरेट में लेते हो और ड्रॉप वाइज उसको टाइट्रेंट वाले सोल्यूशन में या टाइट्रेशन फ्लास्क में नीचे डालते हो। सो सी ऑप्शन इज द राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ द इंडिकेटर इन अ टाइट्रेशन? इंडिकेटर का रोल हमेशा एक ही होता है, वो कलर चेंज करके आपको एंड पॉइंट की इंडिकेशन देता है कि एंड पॉइंट आ गया है, अब आपने ब्यूरेट में से स्टॉप कर देना है टाइट्रेंट को ऐड करना। In a titration of a weak acid with a strong base, the pH of the equivalence point is strong base है, acid weak है तो base dominate कर जाएगी, आपका equivalence point जो है वो आपको reach होगा greater than 7 pH पर। Which of the following describes a standard solution in titration? स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारे पास वो सोल्यूशन होता है जिसको हम टाइट्रेशन के अंदर टाइट्रेंट भी कहते हैं और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो नॉन होगी। सो बी ऑप्शन इज द राइट वन, अ सोल्यूशन विद नॉन कंसंट्रेशन। Sorry. What is the primary reagent used in complexometric titration? तो प्राइमरी रिएजेंट आप कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में जो यूज करते हो, डेट वन इज द EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड यूज करते हो। सो यहाँ पे कोई भी नहीं दिया हुआ, सारे के सारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं ये वैसे भी। तो आपके पास नन ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। वरना आपका प्राइमरी रिएजेंट जो है वो कौन सा है? EDTA, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। Which of the following is the common indicator used in complexometric titrations? Complexometric titrations में आप एरिक्रोम ब्लैक टी या सोलोक्रोम ब्लैक टी का यूज करते हो, ए ऑप्शन। In the titration of a metal ion with EDTA, the metal EDTA complex formed is usually जो आपका metal EDTA complex होता है वो usually soluble होता है, ए ऑप्शन। Why is it important to buffer the solution in a complexometric titration with EDTA? अब बेसिक बफर यूज करते हो, स्ट्रॉन्ग बेसिक बफर यूज करते हो ड्यूरिंग द complexometric titration ऑफ मेटल आयन विद एनी EDTA। रीजन क्या होती है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है मेटल का और लीगेंड का, वो एक स्पेसिफिक पीएच पे बनता है। तो टू मेंटेन अ स्पेसिफिक पीएच फॉर द EDTA मेटल कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म, अगर वो पीएच मेंटेन नहीं की तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में आपका कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और आपकी टाइट्रेशन प्रॉपरली या एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी। What is a typical color change observed with Erichrome black tea as an indicator in
कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो आपका जो कलर होता है जो कि चेंज होता है ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बाय यूजिंग द एरिथ्रोम ब्लैक टी इज रेड टू ब्लू, ए ऑप्शन। Then next MCQ is hardness of water can be determined by which titration। हार्डनेस आपकी होती है किसी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से, और इनकी जो हम डिटर्मिनेशन है वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू करते हैं बाय यूजिंग द EDTA। सो बी ऑप्शन इज द राइट वन। In a redox titration, the substance that loses electron is referred to as the reducing agent। redox titration वो है जहाँ पे एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा, तो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है that is termed as the reducing agent। The next MCQ is which of the following indicator is commonly used in redox titrations। तो redox titrations में हम starch का indicator use करते हैं mostly। In the titration of iodine with sodium thiosulfate, what is the role of iodine? आपको पता है जितने भी halogens है that will act as a strong oxidizing agents। So A option is the right one। Which of the following is an example of redox titration? So redox titration की आपके पास example हो जाएगी जी titration of potassium permanganate with oxalic acid। जितने भी आपके पास permanganate की वो है मैग्नीज, वो examples हैं redox titration की। एसिडिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, लास्ट वाले भी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। कैल्शियम क्लोराइड विद EDTA कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक है। सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट दैट इज redox titration is the B option। In a redox titration involving potassium permanganate as the titrant, what is the color of the permanganate ion in solution? permanganate का कलर हमारे पास डार्क पर्पल, डार्क पिंक शेड आता है। दैट्स व्हाई कि MnO4 in chemistry is called pinky, इसका दूसरा नाम है। तो पर्पल इज द राइट ऑप्शन। Which of the following is the common application of redox titration in industry? redox titration की common application हमारे पास क्या है? C option is the right one। इसको हम चेक करते हैं, यूज करते हैं to determine the purity of the hydrogen peroxide। Which of the following is commonly used as a titrant in the precipitation titration of chloride ions? तो आप क्लोराइड आयंस की डिटेक्शन करनी है तो आपने टाइट्रेंट किसको यूज करना है? AgNO3 silver nitrate is the most common titrant used in precipitation titration। AgNO3 यूज करते हो, कोई भी क्लोराइड का सोर्स यूज करोगे, AgCl का PPTs आपके पास बन जाते हैं। Which of the following indicator is commonly used in the Mohr method of chloride titration? तो आपने क्लोराइड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के तीन मेथड्स जो पढ़े हैं, इनमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज द मोहर मेथड। तो मोहर मेथड में आप यूज करते हो पोटेशियम क्रोमेट को एज एन इंडिकेटर, बी ऑप्शन। In a precipitation titration using the Mohr's method, the end point is detected by the formation of which color? मोहर मेथड में आपको जो एंड पॉइंट होता है वो होता है ब्रिक रेड, बी ऑप्शन। Which of the following is a common interference in the precipitation titration of chloride using silver nitrate? आपके पास सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस जो है ये क्लोराइड के साथ साथ आपके पास दूसरे आयन भी प्रेजेंट हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो अपना कलर भी दे देंगे तो आपके पास एक हिंड्रेंस या इंटरफेरेंस आ जाएगी। Dash the difference in end point and equivalence point better will be the result। जितना ज्यादा आपका डिफरेंस एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में कम होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट है। आइडियली हम कहते हैं एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट एक ही पॉइंट है, लेकिन जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपके पास ह्यूमन एरर आर देयर, आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर देयर, सो उनकी वजह से आपका डिफरेंस आ जाता है एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट में। अब जितना कम डिफरेंस होगा उतनी आपकी प्रिसीजन बेहतर है, उतना आपका टाइट्रेशन का रिजल्ट अच्छा है। इन एसिडिमेट्री वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड, ए ऑप्शन। बेस आपके पास एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। Which of the following is the primary standard? इनमें से प्राइमरी स्टैंडर्ड चूज करना है आपने, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस आपके पास हमेशा सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होती हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड इनमें से आपके पास है Na2CO3, डी ऑप्शन। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। Which of the following statement regarding complexometric titration is true? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, मेटल एलॉल अनस्टेबल, ऑल आर द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो बी ऑप्शन इज द राइट वन।
जब आप इंडिकेटर डालते हो मेटल में, आप कंसंट्रेशन फाइंड करनी है हमने मेटल की, तो आपकी टाइट्रेशन फ्लास्क में मेटल और इंडिकेटर की ड्रॉप है, जैसे ही आप इंडिकेटर डालते हो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं मेटल और इंडिकेटर का। फिर आप ऊपर से ईडीटीए डालना स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है, जो ईडीटीए है वो इंडिकेटर को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि वो उसका बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, हमेशा वो चीज बनती है जो स्टेबल होती है। तो मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू मेटल इंडिकेटर, तो इंडिकेटर रिप्लेस होता जाएगा और लिगेंड उसकी जगह लेता जाएगा। सो बी ऑप्शन इज द राइट वन। In complexometric titration for the determination of metal ion using EDTA, which pH is most suitable? तो अब जितनी ज्यादा बेसिक बफर यूज करते हैं उतनी अच्छी हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल बनता है। सो लास्ट ऑप्शन इज द राइट वन। हम बफर यूज करते हैं pH 10। बेटा बीएड में जो है इफेक्टिव डोमेन हमारा टॉपिक था, वीडियो भी आपको प्रोवाइड की गई और नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड किए गए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। इफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व, इफेक्टिव डोमेन में जो है कौन कौन सी चीज़ें आती है? लर्निंग आती है, नॉलेज आता है, मैनर और इमोशंस आते हैं, या फिजिकल मूवमेंट आती है? तो बेटा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है, मैनर्स और इमोशन। मैंने आपको बताया था ब्लूम टेक्सोनोमी को जो है आपने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है बेटा इसका ताल्लुक किसके साथ है? आपके ब्रेन के साथ है, मींस आपकी थिंकिंग के साथ है। अफेक्टिव डोमेन जो है इसका ताल्लुक आपके हार्ट के साथ है, मींस आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस के साथ किसका ताल्लुक है? अफेक्टिव डोमेन का। साइकोमोटर डोमेन जो है बेटा इसका ताल्लुक आपके मसल्स के साथ है, मींस फिजिकल मूवमेंट के साथ है। तो आपने इसको जो है बेटा अब याद रखना है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइको। तो इफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक जो है आपकी फीलिंग्स इमोशन के साथ है। राइट ऑप्शन जो हो गया आपके पास सी हो गया। नेक्स्ट की तरफ बेटा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ऑर्गेनाइजिंग वैल्यूज इनटू प्रायोरिटीज, आप क्या कर रहे हैं? वैल्यूज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इनटू प्रायोरिटीज बाय कंट्रास्टिंग डिफरेंट वैल्यूज लाई इन विच कैटेगरी ऑफ अफेक्टिव डोमेन। ये किस कैटेगरी में लाई करेगा अफेक्टिव डोमेन में? रिस्पॉन्डिंग में, वैल्यूइंग में, ऑर्गेनाइजेशन में, या नन? बेटा ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो किसके अंदर लाई आएगा? ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आएगा। राइट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा सी। लिसन टू टीचर और अ ट्रेनर लाई इन विच कैटेगरी ऑफ अफेक्टिव डोमेन। टीचर बोल रहा है क्लास में या ट्रेनर जो है वो बोल रहा है, आप उसको लिसन कर रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, तो किस कैटेगरी में आएगा? वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है रिसीविंग में आएगा, करेक्टराइजेशन में आएगा, वैल्यूइंग में आएगा? याद बेटा एक ट्रेनर जो है बोल रहा है, आप उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो किस में आएगा? रिसीविंग में आएगा, जो कि फर्स्ट लेवल है अफेक्टिव डोमेन का। राइट ऑप्शन हो गया बेटा आपके पास ए। नेक्स्ट, अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड, अफेक्टिव डोमेन को जो है किसने क्लासिफाई किया? कैराथोल ने, सिम्पसन ने, बेंजामिन एक्स ब्लूम ने, या बर्नर ने? तो बेटा अफेक्टिव डोमेन को क्लासिफाई किया था कैराथोल ने। राइट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास है ए, 1964 के अंदर क्लासिफाई किया था। द अफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप, 7 सब ग्रुप, सिक्स सब ग्रुप, या 5 सब ग्रुप। तो बेटा इफेक्टिव डोमेन को जो है आपने कितने सब ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया है? 5 सब ग्रुप के अंदर। कौन कौन से? पहला रिसीविंग था, दूसरा रिस्पॉन्डिंग था, तीसरा वैल्यूइंग था, चौथा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन था, ORG, ऑर्गेनाइजेशन था, और फिफ्थ वन जो था आपके पास वो क्या था? करेक्टराइजेशन। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन, ये 5 सब ग्रुप थे किसके? अफेक्टिव डोमेन के। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? डी। इन विच ईयर कैराथोल डिवाइड अफेक्टिव डोमेन इनटू सब ग्रुप? बेटा अभी मैं बता के आया हूँ कब डिवाइड किया था कैराथोल ने अफेक्टिव डोमेन को सब ग्रुप के अंदर, 1964 के अंदर। राइट ऑप्शन हो गया आपके पास डेल्टा डी। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है अफेक्टिव डोमेन का, वो क्या है? स्टूडेंट कैन पेंट अ पिक्चर, नहीं। स्टूडेंट कैन ड्रा अ ग्राफ, नहीं। स्टूडेंट कैन राइट अ लेटर, नहीं। हमने उसको जो है इंग्लिश का मास्टर तो नहीं बनाना। स्टूडेंट वैल्यू ऑनेस्टी। राइट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास नहीं है। इफेक्टिव डोमेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि स्टूडेंट जो है वो ऑनेस्टी को जो है वो क्या देगा? वैल्यू देगा। राइट ऑप्शन हो गया बेटा आपके पास डेल्टा। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशन एट द अपर मोस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन इफेक्टिव डोमेन? बेटा लोवेस्ट लेवल रिसीविंग था, और अपर मोस्ट जो कि फिफ्थ लेवल था वो क्या था? करेक्टराइजेशन था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग,
फिर क्या था आपके पास, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, देन करेक्टराइजेशन। तो करेक्टराइजेशन अपर मोस्ट लेवल है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सी। इन इफेक्टिव डोमेन व्हाट डज द वैल्यूइंग रेफर टू? इफेक्टिव डोमेन के अंदर वैल्यूइंग जो है वो किस चीज़ को रेफर करती है? रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन नहीं, अटैचिंग इंपॉर्टेंस टू अ वैल्यू, एनालाइजिंग डाटा नहीं, सॉल्विंग प्रॉब्लम नहीं, अटैचिंग इंपॉर्टेंस टू अ वैल्यू, ये किसके अंदर आएगा? अंडर वैल्यूइंग के अंदर आएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपके पास बी। तो बीएड खत्म हो गई, आगे जो है डिस्कशन स्टार्ट करते Which one of the following planets has the maximum number of satellites? Then हमारे पास जो है 30 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं केमिस्ट्री के। अब हमारे पास जनरल नॉलेज है, और आज का हमारा जनरल नॉलेज का टॉपिक था यूनिवर्स और हेवनली बॉडीज। मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है जुपिटर में, सबसे बड़े सियारे। Slowest speed around sun is of which planet? Neptune। ए ऑप्शन लास्ट वन प्लेनेट है हमारे पास। इसका जो सर्कमफेरेंस है वो बहुत बड़ा है अराउंड द सन, तो इसकी स्पीड भी जो है वो स्लोवेस्ट है अराउंड द सन। सेट्रन रिंग्स वर डिस्कवर्ड बाय। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके बाहर रिंग्स पाई जाती हैं। तो हमारे पास सेट्रन एक प्लैनेट है, इसकी रिंग जो है वो किसने डिस्कवर की थी? दैट साइंटिस्ट दैट डिस्कवर्ड द रिंग्स ऑफ द प्लैनेट, दैट इज गैलीलियो। बी ऑप्शन। सन कंसिस्ट मेनली ऑफ विच गैस? सन पे कौन सी गैस मेनली एग्जिस्ट करती है? हाइड्रोजन। डी ऑप्शन इज द राइट वन। लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार गिव्स आइडिया ऑफ देयर। सूरज सॉरी स्टार से किस टाइप की लाइट आ रही है वो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसके टेम्परेचर के बारे में। फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? सबसे पहली सैटेलाइट आर्टिफिशियल किस कंट्री ने लॉन्च की थी? दैट इज सोवियत यूनियन, और यू कैन से रशिया। ए ऑप्शन। देन हमारे पास इंग्लिश के एमसीक्यूज है। सिनोनिम ऑफ एबनीगेट। एबनीगेट कहते हैं छोड़ देने को, तर्क कर देने को। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन, डिनाई। देन आपके पास है एंटोनिम ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड का एंटोनिम बताना है, तो एब्सर्ड हम कहते हैं फुलिश, सिली चीज, उसका एंटोनिम हो जाएगा वाइज। देन है हमारे पास नाउन का था आज हमारे पास, तो आपने चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। द फ्लॉक इज ग्रेजिंग। ये ऑप्शन इज द राइट वन, कि हम इसको एज अ होल क्लास कंसीडर करेंगे, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी आपकी हेल्पिंग। देन है चूज द करेक्ट वन। हिज हेयर गेट्स टर्न ग्रे। ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। हेयर, आपके सारे बाल जो अगर व्हाइट हो रहे हैं तो आप हेयर्स नहीं, उसके लिए जस्ट हेयर यूज करते हो, और उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट लोगे तो उसके साथ जो वर्ब आएगी आप एस या ईएस का उसके साथ यूज करोगे। हिज हेयर गेट्स टर्न ग्रे। देन हमारे पास आज का लास्ट एमसीक्यू है। द राइस एंड द करी आर माय फेवरेट डिश। द राइस एंड द करी इज माय फेवरेट डिश। राइस एंड करी आर माय फेवरेट डिश। तो अगर आप राइस एंड करी जस्ट यूज करते हो तो उसके साथ आप इज लगाओगे, इसको आप एक ही डिश कंसिडर करोगे कि करी के अंदर राइस डिप है और एज अ होल वो एक डिश है। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, अगर ये सही हो तो। देन अगर आप दाल लगा रहे हो और, तो ये अलग अलग कंसिडर होगी। दा राइस एक डिश है, दा करी एक चीज है। द राइस एंड द करी आर माई फेवरेट डिश। देन आपके साथ दो डिशेस हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। सो ए ऑप्शन इज द राइट वन हियर। तो दोनों यूज होते हैं, राइस एंड करी भी, द राइस एंड द करी भी। द राइस एंड करी सिंगुलर है, द राइस एंड द करी प्लूरल है, दो डिशेस कंसीडर होती है।